हेलो गाइस, वेलकम टू योर सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल अगेन। तो जैसे कि हम लोग पैथोफिजियोलॉजी की यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और टेलीग्राम पे जो है मैंने जितने भी नोट्स हैं सब प्रोवाइड करवा दिए हैं, ठीक है। तो आज से मैं बात करने जा रही हूँ यूनिट फोर्थ की। देखो, यूनिट फोर्थ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अगर उनकी बात किया जाए तो आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक रिमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट, ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, और एक कैंसर, ठीक है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज रिमेटॉइड अर्थराइटिस से। मैंने आप लोगों को इन्फ्लामेशन में बताया था कि इन्फ्लामेशन क्या होता है, जब हमारे डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन होते हैं बॉडी में जिससे प्रोटेक्टिव एक्शन हमें देखने को मिलता है, जो इन्फ्लामेशन होता है। लेकिन अगर ये प्रोटेक्टिव एक्शन बहुत टाइम तक रह जाए तो वो क्या करते हैं, इन्फ्लामेटरी डिजीज कॉज कर देते हैं। इतना आया समझ में? आया, ठीक है। तो देखो, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ द ऑटो इम्यून सिस्टम, यहाँ पे हमारा ये है। तो देखो, हमारा जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, ये क्या होता है, पहला मैंने यहाँ पे लिखा पॉइंट कि ये क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है ऑफ ऑटो इम्यून ओरिजिन रिलेटेड टू द मसल्स एंड स्केलेटन सिस्टम। आपको पता है रूमेटॉइड मतलब होता है मसल्स या स्केलेटन सिस्टम, और आर्था मतलब होता है जॉइंट्स और जॉइंट, और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेटरी। आप लोगों ने देखा होगा कि इन्फ्लामेटरी मतलब कहीं पे भी जहाँ लास्ट में आइटिस लगा होता है, यानी जिसके सफिक्स में आइटिस होता है, वो मतलब होता है कि वो इन्फ्लामेशन की वाली डिजीज़ है, जैसे कि कंजेवाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, कार्डाइटिस, इन्फ्लामाइटिस, ठीक है, कुछ भी हो। तो वो क्या होता है, लास्ट में अगर आइटिस लगा है तो वो क्या होती है, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है, ये तो पता ही है। तो देखो, इसमें एक चीज़ और है कि इट इज़ अ मल्टी इन्फ्लामेटरी सिस्टम विच अफेक्ट मेनली द साइनोवियम एंड अदर टिश्यू ऑफ इट। मतलब जो साइनोवियम होती है, जॉइंट होती है ना, साइनोवियम जॉइंट, वहाँ पे, और जो साइनोवियम के अदर टिश्यूज़ होते हैं मेनली, वहाँ पे हमारी ये मल्टी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे साइनोवियम का स्ट्रक्चर बना रखा है आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखो, यहाँ पे क्या है, मेनली जो हमारी ये ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है ब्लैक कलर से, ये हमारा मेनली क्या होता है, पेरियोस्टेम, मतलब पेरियोस्टेम होता है। ये जो पेरियोस्टेम, ये आउटर लेयर ऑफ बोन होती है, ठीक है। पेरियोस्टियम जो होती है ये आउटर लेयर ऑफ बोन होती है, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर का, ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ये मेनली दो तरह की होती है, क्यूटेनियस होती है, फिब्रस होती है। आप लोग जब भी डिटेल में पढ़ोगे, मैंने साइनोवियम HAP फर्स्ट में पढ़ाया है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक फिब्रस और क्यूटेनियस टाइप की आर्टिकुलर कार्टिलेज, मेनली ये जो होती है प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एक हमारी ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर की, साइनोवियम मेम्ब्रेन होती है, इसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, आगे बताती हूँ। ये साइनोवियल फ्लूइड यहाँ पे फिल होता है, ये जो ब्लैक कलर की है। ये जो आपको दिख रहा है, ये ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फ नोड, ये ऑरेंज कलर की जो है वो होती हैं। और यहाँ पे मेनली क्या होती है, ये जो दिख रहा है, ये फाइब्रस जॉइंट कैप्सूल होती है, ठीक है। तो ये अगर इसी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, रिमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई कि अगर हमारी कार्टिलेज वाली डिजीज़ है, कार्टिलेज, अगर विदाउट कार्टिलेज भी कभी कभी रूमेटॉइड अर्थराइटिस होती है, जैसे आईज में भी होती है, और हार्ट में होती है, लंग्स में होती है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें कि साइनोवियम फ्लूइड क्या होता है। साइनोवियम फ्लूइड जो होता है इज नॉर्मली अ विस्कस फ्लूइड लाइक जेली लाइक पार्ट ऑफ चिकन एग एंड हेल्प टू लुब्रिकेट द जॉइंट। मतलब देखो, हमारे जॉइंट्स में क्या होता है, वो आपस में, आप लोग नी जब देखे हो, मतलब नी दे, आपका जो नी है यानी घुटना, वहाँ पे क्या होता है, आपस में दो चीज़ें जो होती है वो ऐसे, मतलब एक दूसरे पे क्या होती रहती है, वो हमेशा, मतलब एक दूसरे पे हमेशा वर्क करती रहती हैं। तो अब जब ये एक दूसरे पे वर्क कर रही हैं तो ऑब्वियसली हो सकता है कि वो डैमेज जल्दी हो जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे लुब्रिकेशन ज़रूरी है। लुब्रिकेशन मतलब वो अगर चिपचिपी रहेंगी आपस में बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से जो आपस में एक दूसरे में मतलब होता है ना, वो घिसती रहती है, हमेशा एक दूसरे में वर्क कर रही हैं, वो उसमें उसकी वजह से वो डैमेज नहीं होगी। इसीलिए साइनोवियम फ्लूइड जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी कभी किसी डिजीज़ में क्या होता है, साइनोवियम फ्लूइड जो होता है ना, वो खत्म होने लगता है, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप की डिजीज़ होती है। इतना है समझ में? देखो, अब बात करते हैं इससे ईटियोलॉजी की। मैं यहाँ पे क्या क्या बताई हूँ, ईटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, साइन सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस। तो ईटियोलॉजी में देखो कुछ ज़्यादा नहीं है, जेनेटिक होते हैं और इन्वायरमेंटल होते हैं। जेनेटिक मतलब क्या होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, HLA जिसे बोलते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, और DRA इसका क्या है, रिसेप्टर होता है, और HLA मतलब HLA DRA1 HLA DR4। और इन्वायरमेंटल फैक्टर की अगर बात किया जाए तो सिगरेट स्मोकिंग और पैथोजन जैसे गट बैक्टीरिया जो मेनली होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इसके होने के लिए, मतलब वो इसको कॉज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब इसकी हम लोग साइन एंड सिम्टम्स विद पैथोफिजियोलॉजी।
देखो तो पैथोफिजियोलॉजी कहाँ से हमेशा स्टार्ट की जाती है, ईटियोलॉजी फैक्टर से। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि दो ईटियोलॉजी फैक्टर है, एक जेनेटिक फैक्टर यानी जो हमारा HLA जीन था वो, और एक इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि हमारा सिगरेट हो गया और पैथोजेंस हो गया, ठीक है। इन दोनों की वजह से सबसे पहले ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। सबसे पहले क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ ओन एंटीजन, यानी जो हमारी खुद की एंटीजन है वो मॉडिफाई करती है और IgE एंटीबॉडीज़ का क्या होता है, फिर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। होता है IgE एंटीबॉडी जो होता है उसका प्रोडक्शन होने लगता है। तो आपको दिख रहा होगा ये जो है IgE एंटीबॉडी है। और कुछ वेमेंटीन क्या होता है, कोलेजन का पार्ट होता है, वो डैमेज जब होने लगता है तो पता चलता है। तो ये वेमेंटीन जो होता है उसका सिक्रीशन होने लगता है। उसके बाद क्या होता है, सिट्रिलिनेशन मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी में जो आर्जिनिन मेनली होते हैं, मैं आप लोग को यहाँ से दिखाती हूँ। देखो हर बॉडी में मान लो क्या है, जैसे अमीनो एसिड होते हैं ना, तो आर्जिनिन होते हैं। तो मान लो ये जो आर्जिनिन है, ये वाला आर्जिनिन है, तो ये क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है किससे, हमारा सिट्रुलिन से। उसको कहते हैं सिट्रुलिनेशन। तो आर्जिनिन जो होता है ये विमेंटिन और टाइप 2 कोलेजन जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मेनली सिट्रुलिन में, ठीक है। कहाँ का मतलब, विमेंटिन में जो आर्जिनिन होता है यहाँ पे, इसका मतलब ये है। उसके बाद क्या हो रहा है, देखो इम्यून सेल नॉट रिकॉग्नाइज दिस प्रोटीन एज सेल्फ एंटीजन। यानी अब जो इम्यून सेल है, यानी समझ रहे हो, इम्यून सेल यानी अभी तक तो हमें पता है कि हमारी इम्यून सेल अच्छी है, पर अब इम्यून सेल का काम क्या होता है कि एंटीजन मतलब जो भी हमारे फॉरेन पार्टिकल है उनको डैमेज करना। लेकिन हमारे यहाँ पे इम्यून सेल जो होती है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती हैं कि ये हमारा खुद का एंटीजन है कि बाहर से आया है, ठीक है। जिसकी वजह से वो क्या करने लगती है, बी सेल का प्रोडक्शन। बी सेल मतलब क्या होता है, एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस करती हैं बी सेल, उनका प्रोडक्शन करने लगती हैं। अब देखो ये जो बी सेल होता है ये चला जाता है सर्कुलेशन में, यानी जो टी हेल्पर सेल होती है और एंटीबॉडी ये कहाँ चली जाती है, एंटीबॉडी मतलब जो बी सेल से एंटीबॉडी रिलीज हुई है वो, और टी सेल ये चले जाते हैं कहाँ, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। अब ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद क्या होता है, ये रिलीज़ करते हैं साइटोकाइंस मतलब जो इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, जैसे कि इंटरफेरोन गामा, इंटरल्यूकिन 17, ठीक है। इनको क्या करते हैं, कॉज करते हैं, और साइनोवियल सेल का प्रोलिफरेशन करते हैं और पैनस फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो अभी तक क्या हो गया, साइटोकाइंस, अभी तक क्या हुआ, हमारा नॉर्मल सिट्रुलेशन हुआ। सिट्रुलेशन होने के बाद जो इम्यून सेल है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है खुद के एंटीजन को और सिक्रीट कर रही है एंटीबॉडी बाय बी सेल। अब बी सेल और टी सेल कहाँ चले गए, हमारे सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में चले गए, और वहाँ पे वो क्या रिलीज कर रहे हैं, साइटोकाइंस, ठीक है। तो वो साइटोकाइंस रिलीज करें। अब ये वो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं फिर से वही लिखी हूँ कि रिलीज इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। तो 3 चीज़ें होंगी। पहला क्या होगा, इंक्रीज होगा प्रोटीन ऑन द सर्फेस ऑफ टी सेल। देखो जो हमारी टी सेल होती है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ यहाँ से, ठीक है। मान लो ये हमारी क्या है, टी सेल, ठीक है। तो टी सेल जो होती है इसके सरफेस पे क्या होता है, एक प्रोटीन जो होता है वो बनने लगता है, ठीक है। तो अब ये जो प्रोटीन होता है, अब ये प्रोटीन जो होता है वो जाकर के बाइंड करेगा ओस्टियोक्लास्ट पर। मान लो ये ओस्टियोक्लास्ट की सेल है और यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर है। ये कौन सा रिसेप्टर है, रैंकल, जिसे बोलते हैं RANKL। अब ये जो प्रोटीन होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, RANKL। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिसेप्टर एक्टिवेटर न्यूक्लियर कपल बी लिगेंड, ठीक है। अभी रैंकल जो होगा वो जा करके ये जो ओस्टियोक्लास्ट सेल है, ओस्टियोक्लास्ट मतलब क्या होता है कि बोन का टूटना, मतलब बोन को टूटने में जो हेल्प करती है सेल, उनको ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं, और बोन के बनने में जो हेल्प करते हैं उनको ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। तो अब इसके सेल पे ना इसका रिसेप्टर होता है, जो रैंकल प्रोटीन है इसका रिसेप्टर इसकी सरफेस पे होता है, ओस्टियोक्लास्ट के सेल के सरफेस पे होता है इसका रिसेप्टर। मान लो ये रिसेप्टर है, ठीक है। अब ये आकर के इस पे बाइंड करती है और क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन ऑफ बोन, ठीक है। आया समझ में। तो क्या हो रहा है, देखो सिंपली बहुत ईजी है, कुछ मतलब ऐसा सच कुछ है नहीं। देखो इंक्रीज द प्रोटीन ऑन द सर्फेस ऑफ टी सेल पे हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है प्रोटीन। रैंकल जिसे कहते हैं रिसेप्टर एक्टिवेटर न्यूक्लियर कैपेबल लिगेंड। अब ये जाकर के ऑस्टियोक्लास्ट के सरफेस पे इसका रिसेप्टर है, जाके उस पर बाइंड करेगी और बाइंड करने के बाद ब्रेक डाउन करेगी ऑफ बोन का। पहला ये हो गया। दूसरा होता है रिलीज पैनस फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था ना कि साइनोवियल में जो कार्टिलेज है उसको खत्म करने लगती है, जिसकी वजह से जिसको कहते हैं पैनस फॉर्मेशन, ठीक है। एक दूसरा ये हो गया। और तीसरा होता है NTCCP, ठीक है। NTCCP मतलब ये जो होती है एंटीबॉडी होती है, जैसे कि साइक्लिक चेन प्रोटीन कहते हैं। तो ये क्या करती है, मेनली एंटीबॉडी से बाइंड करती है और इम्यून कॉम्प्लेक्स के थ्रू इम्पैक्ट करती है साइनोवियल फ्लूइड को, यानी जो साइनोवियल फ्लूइड जरूरी होता है लुब्रिकेशन के लिए, वो क्या होता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। समझ आया, वो पूरी तरह से क्या होता है,
खत्म हो जाता है। अब इसकी वजह से मेनली क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ बोन हो गया, इसकी वजह से इन तीनों की वजह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है वो चलता है। 9 प्रोटीन का आपका एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है वो चलता है इन्फ्लेमेशन में। लास्ट में एंजियोजेनेसिस होता है, यानी न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। ये थोड़ी सी पेन बह गई थी तो ठीक है, न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। फिर लास्ट में मोर इन्फ्लामेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होने लगता है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है। ठीक है, तो इतना समझ आया? आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो। बाकी कुछ भी नहीं है, बस इसमें सिंपल सा है कि देखो क्या हो रहा है, हमारी एंटीबॉडी जो है वहाँ से रिलीज़ हो रही है। जब कोई भी रिएक्शन होगी तो एंटीबॉडी रिलीज़ होगी, तो वो खुद का एंटीजन जो होता है वो उसको पहचान नहीं पाती, क्योंकि हमारा आर्जिनिन कन्वर्ट हो जाता है सिट्रुलिन में, तो वो खुद के एंटीजन को नहीं पहचान पाती, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप की इम्यून रिएक्शन होती है और इन्फ्लेमेशन होता है। एक रैंकल की वजह से हो रहा है, एक पेनिस फॉर्मेशन की वजह से, और एक एंटी CCP की वजह से। आया समझ में इतना? बाकी देखो, किसको मेरी राइटिंग नहीं समझ आ रही है तो मैं बताऊँ कि मैंने इसी राइटिंग से टॉप किया है मजाक कर रही थी मतलब, लेकिन हाँ ठीक है। तो इतनी भी वो नहीं है, अगर आप चीज़ें समझना, कंटेंट समझो, मेरा ये मतलब है। मैं हाँ बहुत अच्छी चीज़ें नहीं लिख पाती हूँ अच्छे से, चलो ठीक है मेरा, लेकिन मुझे इतना अपने पर विश्वास है कि मैं कंटेंट बहुत अच्छा देती हूँ। इतना तो मैं श्योर हूँ कि कहीं से एक बूंद भी गलती नहीं रहती। और दूसरी चीज़ कि मैं जो बताती हूँ बहुत एग्जैक्ट बताती हूँ, जो आपको शायद आगे हायर स्टडी में आप जाओ तो वहाँ काम आएगा। ऐसे ये नहीं कि सिर्फ हाँ मैं निराली और आपकी TP पढ़ लूँ और हो गया काम, वैसे नहीं करती मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी TP टच तक नहीं किया है। तो ठीक है, इतना है समझ में। आगे देखते हैं इसके सिम्टम्स। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इससे क्लिनिकल फीचर है सिम्टम्स की। तो इसमें देखो दो तरह के होते हैं, एक आर्टिकुलर फीचर होता है, एक नॉन आर्टिकुलर। आर्टिकुलर मतलब क्या होता है कि अगर आर्टरीज में जॉइंट वगैरह में मेनली हो रहा है तो इसमें कुछ पेन, स्टिफनेस और स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो इसमें स्पेसिफिक डिफॉर्मिटीज़ मतलब जो देखने को मिलती है, स्वॉन नेक डिफॉर्मिटीज़, मतलब स्वॉन नेक मतलब कहता है जो हमारी मतलब फिंगर होती है वो ऐसे टाइप की हो जाएगी। ठीक है, मेनली कहती है ऐसे हो जाएगी, तो ये होता है स्वॉन नेक। बटन होल डिफॉर्मिटीज़ मैं आप लोग को दिखा दूँगी स्क्रीन पे ये। और कॉक अप टॉय डिफॉर्मिटीज़ और पॉप्लिटल सिस्ट। मेनली क्या होता है कि देखो ये हमारा क्या, मान लो पैर है, ठीक है, पैर में यहाँ पे घुटना होता है ना, घुटना यानी नी में यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट होती है, ये देखो साइनोवियल सैक होती है। अब जो साइनोवियल सैक है यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्ट का फॉर्मेशन, यानी वाटरी फ्लूइड जो होते हैं वो आके इकट्ठे होने लगते हैं, जिसे कहते हैं बेकर सिस्ट। ये इसका क्या होता है, मेनली साइन एंड सिम्टम्स, मेन सिम्टम्स होता है जिसे कहते हैं बेकर सिस्ट। तो उसी को क्या कहते हैं, पॉप्लिटिकल सिस्ट। ठीक है, तो समझ आ रही है? तो स्पेशल डिफॉर्मिटीज आपको कुछ नहीं करना है, बस इन सबका एक बार नाम याद करना है। ठीक है, स्वॉन, बटन, कॉक और ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं नॉन आर्टिकुलर की, तो इसमें भी कुछ नहीं है। सबसे पहले ब्लड है, जिसमें एनीमिया और WBC का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। एनीमिया मतलब RBC कम और WBC लेकिन ज़्यादा। वेस्कुलर में हो गया, स्मॉल आर्टरीज जो होती हैं मेनली उसमें होता है। कार्डियक मतलब होता है कि जो हमारी कार्डियक की मसल्स होती हैं, मायोकार्डाइटिस, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है। पेरिकार्डाइटिस यानी जो मसल्स के साइड में होती हैं लेयर, उसको पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। ठीक है, रिस्पायरेटरी में क्या होता है, लेंजिराइटिस होता है, यानी जो लैरिंग्स होता है उसमें होती है प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन। और प्लूराइटिस मतलब क्या होता है, प्लूरल कैविटी एक होती है ना लंग्स में, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, स्किन में हमारा क्या होता है, अल्सरेटिव लीजन्स होते हैं, और आई में कंजेवाइटिस हो जाता है, कंजिनवाइटिस हो जाता है। ठीक है, तो इतना समझ आया। इसके ट्रीटमेंट को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट ना आपको कोलॉजी में भी काम आएगा। तो देखो ट्रीटमेंट में से क्या है, पहला हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी, क्योंकि इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसके पेन को और जो स्वेलिंग है उसको कम करने के लिए NSAIDs दी जाती है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। लिख लीजिए, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती है वो दी जाती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है इसमें मेनली स्टेरॉइड वगैरह होती है। ठीक है, डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट जो होता है जिसे एंटी रूमेटॉइड मेडिकेशन कहते हैं, DMARDs। ठीक है, तो इसमें मेथोट्रेक्सेट आती है, हाइड्रोक्सी क्विनीन या क्विनोन आती है, और सल्फासिलाजीन, ये 3 ड्रग इसकी होती है। और लास्ट हमारा है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो इसमें हमारी एबाटासेप्ट जो होती है वो देखते हैं, जो कि T सेल उसको सप्रेस करती है, यानी सप्रेस मतलब कम करती है T सेल के फॉर्मेशन को, क्योंकि हमारा T सेल, B सेल, इंटरल्यूकिन ये सब तो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है, तो हमें इसको कम करना है। तो ये बायोलॉजिकल एजेंट होती है, यानी बायोलॉजिकल एजेंट का मतलब क्या होता है, ये किसी लिविंग चीज़ों से बनाई गई है। तो एबाटासेप्ट, रिटुक्सीमैब और एनाकिनारा। रिटुक्सीमैब जो होती है वो B सेल को सप्रेस करती है, और एनाकिनारा जो होती है वो इंटरल्यूकिन फर्स्ट जो होता है ब्लॉकर होती है, यानी इंटरल्यूकिन ब्लॉकर होती है एनाकिनारा। ये क्वेश्चन GPAT में भी पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। मैं यहीं पे बता दे रही हूँ, जो चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट होती है मैं वो हमेशा चीज़ें बताती चलती हूँ कि कहीं से भी कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को रूमेटॉइड आर्थराइटिस समझ आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।